नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 28 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट लोकेशन जो आज के द हिंदू में आया है। तो प्योंगयांग जो कि कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, तो इसके बारे में इसके लोकेशन को जानेंगे और ये आज क्यों न्यूज में था इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है हिमालय के क्षेत्र में मानवीय भूल जो हिमालय के क्षेत्र को तबाह कर रही है। इसके बारे में पढ़ेंगे। जो वहां पे डबल लेन 4 लेन जो रोड बनाए जा रहे हैं, नए नए नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या समस्याएं हो रही है हमारे इकोसिस्टम को। वहां पे जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजों को विस्तार से देखेंगे। अगला आर्टिकल है भारत के रोहिंग्या शरणार्थी के बच्चे जो हैं वो अपराधी नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों रोहिंग्या के शरणार्थी में जो बच्चे हैं उन्हें कैद करके रखा जाता है, उन्हें बाहर खेलने भी नहीं दिया जाता है। परंतु ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिसमें कम से कम बच्चों को कुछ नरमी बरती जा सकती है। ठीक है, अगला आर्टिकल है कि विदेशी बैंकों को कवर करने के लिए विनिमय विनिमय विधेयक जो है 1973 का जो है उसी में कुछ संशोधन की बात की गई, जिससे विदेशों से विदेशी बैंक द्वारा आयकर की चोरी कर ले रहे हैं। इसी के समाधान के लिए ये विनिमय विनियमन विधेयक लाया गया है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक राइटर का पूरा प्रोस्पेक्टिव अप्रोच देखेंगे कि निवेश में डिजिटल जोखिम की बारीकियों को क्या क्या बारीकियां है उसे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड लोकेशन का। तो आज है प्योंगयांग। न्यूज में क्यों रहा, तो उत्तर कोरिया ने विदेश में रहने वाले नागरिकों को कोविड जो भी कोविड आइसोलेटेड थे उन्हें अब आने की छूट दे दी है। 3 साल बाद अपने देश वापस जा सकते हैं। तो राज्य मीडिया ने रविवार को बताया कि उत्तर कोरिया ने सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण विदेश में फंसे नागरिकों को 3 साल के आइसोलेशन के बाद घर लौटने की अनुमति दी है। विश्लेषकों का कहना है कि देश में चरमराती प्रणाली, ठीक है, वो उस देश में हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण पूरे देश में ना फैल जाए, इसके लिए ये कठिन रूल अपनाया गया था जो दुनिया में सबसे खराब में से एक है। जो वहाँ की जो हेल्थ सेक्टर है वो सबसे खराब में से एक है और कोई कोविड-19 टीका, एंटीवायरस दवाएं या बड़े पैमाने पर कोई भी परीक्षण क्षमता उपलब्ध नहीं है नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, तो इसका आप लोकेशन देख लेते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया, यहाँ इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। उसके लेफ्ट में जो है वो येलो सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ईस्ट चाइना सी है। उसके नीचे जस्ट साउथ चाइना सी है जो बहुत ही विवादित स्थल है, वहां पे जो आइलैंड है और चीन का विस्तारवादी अप्रोच जो है वहां के आइलैंड को हड़पने का, तो इसलिए यहाँ पे बहुत चर्चाएं रहती है। यहाँ पे जो यूएस कंट्री का इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ता जा, जिससे चाइना विरोध करता रहता है। ठीक है, तो यही सारे मुद्दे हैं, इसलिए ये लोकेशन को याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें कहा जा रहा है कि हिमालय के क्षेत्र में मानवीय भूल के कारण जो इंसान वहां पे नए नए कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिससे हिमालयी क्षेत्र है उसका बहुत ही ज्यादा बर्बादी हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है राइटर के द्वारा कि हिमालय की सुंदरता और भव्यता से आश्चर्यचकित होकर एक प्राचीन सांस्कृतिक कवि कहते हैं कि देवताओं के हजारों युगों में भी मैं आपको हिमालय की महिमा के बारे में नहीं बता सका। बर्फ से ढकी चोटियां हालांकि तेजी से कम हो रही है। अभी वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण और मानवीय इन्फ्लुएंस के कारण अनेक प्रकार के जो निर्माण हो रहे हैं, जिससे वहां पे जो बर्फ की ढकी चोटियां हैं वो तेजी से कम हो रही है। फिर भी हमारे अंदर के कवि को जगा सकती है, लेकिन नीचे की पहाड़ियों की बंजरता हमें वास्तविक कहानी बताती है, लगातार पर्यावरणीय विनाश। उसके बाद आज पहाड़ियां जो उत्तर प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में उफनती नदियों में पुलों, सड़कों और इमारतों के बह जाने के अनेक बार न्यूज आते हैं। तो इन त्रासदी और पर्यावरण सेंसिटिव, पर्यावरण नाजुक क्षेत्र में संस्थागत रूप से दोषपूर्ण विकासात्मक प्रतिमान का वही कहा जा रहा है कि दोषपूर्ण जो विकास किए जा रहे हैं उसी का नतीजा है कि हम लोग देखते हैं बार बार कि कहीं पुल बह गया, कहीं इमारतें बह गई। तो ये सारी जो त्रासदियां आ रही है ये दोषपूर्ण विकासात्मक प्रतिमान के प्रतीक है। ठीक है,
तो चमोली, चमोली एक स्थान है जिसमें भूस्खलन आया था। ठीक। और चमोली, जैसे चमोली एक स्थान है जिसमें भूस्खलन आया था, चमोली में भूस्खलन के बाद अवरुद्ध हुए सड़कें और उत्तराखंड के जोशी मठ और उत्तराखंड के जोशी मठ में धंसान, ठीक है, यहाँ पे सिंकिंग हो गई थी। फिर हिमाचल के चंबा में सड़क का धंसना। ये अनेक इंसिडेंट ऐसे हैं जो बताती है कि सभी मौसमों में चलने वाली सड़क पर मौत की ऐसी खबरें जो हैं वो वो देव की भूमि में रोजमर्रा की खबरें बन गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में और विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2016 में चार धाम महामार्ग विकास परियोजना जो 12 मीटर पक्का बनाने की योजना चल रही है, शोल्डर डिजाइन के साथ 900 किलोमीटर की सड़क को डबल लेन चौड़ा करने की एक विशाल बुनियादी ढांचा का परियोजना गढ़वाल क्षेत्र और उत्तराखंड में कुमायूं के एक छोटे से हिस्से में लागू की गई है। इस परियोजना ने लाखों पेड़ों, ठीक है, और कितने एकड़ की वन भूमि, कई मानव और जानवरों के जीवन और नाजुक हिमालय की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी जो था, जो हमेशा मिट्टी होता है उसका अपर लेयर जो होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, तो इन्हें नष्ट कर रही है ये सारी परियोजनाएं। तो और उसके बाद टनों की गंदगी, जो ये कार्य चल रहे हैं तो इससे अनेक प्रकार की गंदगी भी उत्पन्न हो रही है। तो टनों की गंदगी के कारण जो प्रमुख जल स्रोत हैं, जो प्रमुख, जो वहां पे अनेक नदियों का उद्गम स्थान है, तो वहां से जल के प्रवाह को भी अवरुद्ध कर रहा है। कानून के मुताबिक 100 किलोमीटर से अधिक की परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता अनिवार्य है, लेकिन पर्यटन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और चुनावी एजेंडों, ये ध्यान रखिएगा, पर्यटन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं मतलब इसमें कहा जा रहा है कि राज्य चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करे जिससे लोग आए और उसका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, और चुनावी एजेंडा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा जिससे कि लोगों को आकर्षित करना वोटिंग के लिए, जिससे अगला चुनाव जो है हमारा लोकसभा, इसको भी ध्यान दिया जा रहा है। तो भूमि के सभी कानूनों को दरकिनार कर दिया जाता है। यही कहा जा रहा है कि जो अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो नशा है और चुनाव जीतने के लिए, इसमें जो प्राकृतिक नियम है उसको पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। इस मामले में इस विशाल परियोजना को 53, इसका एक लूप होल निकाल दिया गया इन लोगों के द्वारा कि जैसे 100 किलोमीटर से अधिक परियोजना के लिए पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक होती है, तो ये 53 छोटे छोटे परियोजना में विभाजित कर दिए, जिससे कि क्या हो गया कि प्रत्येक जो परियोजना है वो 100 किलोमीटर से कम लंबी हो गई। और इसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव मतलब कि EIA, उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसका स्वीकृति लेना बहुत आवश्यक है जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जो पर्यावरण के लिए। ठीक है, तो इसको दरकिनार कर दिया गया, इसका लूप होल निकाल दिया गया। वहीं चंबा, आगरा खाल मलेथा, शिवपुर, रुद्रप्रयाग, चमोली, अगस्त्यमुनि और अनेक कुंड जो है सभी उत्तराखंड और ऐसे अन्य हरे भरे स्थलों के आसपास के घने जंगल लुप्त हो जा रहे हैं। तो चार धाम महामार्ग विकास परियोजना की लालची प्रकृति के बीच केवल एक प्राचीन पैच, यानी कि बस एक ही प्राचीन युक्तियां हमारे पास बची है, वो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, ये याद रखिएगा, BESZ, ठीक है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। तो इसी में कहा जा रहा है कि BESZ में गंगा नदी का एकमात्र प्राकृतिक मुक्त प्रवाह बचा है और इसे दिसंबर 2012 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक संरक्षित स्थल घोषित किया गया था। लगभग 100 किलोमीटर के इस हिस्से को चार धाम महामार्ग विकास परियोजना द्वारा नहीं छुआ जा सकता, ये इससे भी प्रोटेक्टेड है। तो यही एकमात्र ऐसा बचा हुआ है जो कुछ संरक्षित है। तो अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान और एक विस्तृत EIA मतलब कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो चार धाम महामार्ग विकास परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को भी नकारते हुए ZMP को जल्दीबाजी में मंजूरी कर दिया गया। ठीक है, जो जोन मास्टर प्लान है कि वहां पे जल्दी से जल्दी परियोजना को निर्मित कर देना है, तो उसको जल्दीबाजी से मंजूरी कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश थे उसको नजरअंदाज कर दिया और अनिवार्य एवं विस्तृत EIA भी नहीं किया गया। और अंततः BESZ
जो ये था हमारा भागीरथी का, तो निगरानी समिति की मंजूरी की, निगरानी समिति के अधिकांश राज्य अधिकारी द्वारा बिना किसी चर्चा या सुझाव के इसकी मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार समान विनाशकारी डीएलपीएस जो डबल लेन बनाया जा रहा है, सड़क की चौड़ाई के कारण हजारों, ये देखिए, देवदार के पेड़ काट दिए गए और अनेक किलोमीटर की प्राचीन पहाड़ी ढलानों को गंभीर खतरे का सामना भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गंगोत्री को बचाना है तो नियमन की आवश्यकता है, रेगुलेशन की आवश्यकता है। तो गंगा के पुनर्जीवन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे में से एक गंगोत्री ग्लेशियर का संरक्षण करना है, जो सबसे तेजी से घटने वाला ग्लेशियर भी है। ठीक है, वहां तेजी से ग्लेशियर भी घट रहा है। तो वाहनों की आवाजाही, जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे वाहनों की आवाजाही होगी, वहां पे ऐसे भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जिससे कि ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा। तो वाहनों की आवाजाही और जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि के साथ ग्लेशियर पर काला कार्बन जमा हो गया है, मतलब कि ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स, और कार्बन प्लस कॉलेज, मतलब कार्बन प्लस सूट बोला जाता है, बढ़ गया है, जिससे इस क्षेत्र में पिघलने की प्रक्रिया बढ़ गई है। तो जल संसाधनों पर मार्च 2023 की एक अन्य अस्थायी समिति की रिपोर्ट कहती है कि ब्लैक कार्बन अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है। ये एक अस्थायी समिति की रिपोर्ट है, ठीक है, कि ब्लैक कार्बन अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है और इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसका इमिशन ज्यादा करता है, जिससे कि तापमान टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसलिए उच्च हिमालय में ब्लैक कार्बन में वृद्धि ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का योगदान कर रही है। इस ग्लेशियर के आसपास 12 मीटर चौड़ी, राइटर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो 4 लेन या 2 लेन का जो सड़क बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि ग्लेशियर के आसपास 12 मीटर चौड़ी तारकोल वाली सड़क के हीटिंग रॉड जैसा प्रभावित कर रहा है। मतलब कि जैसे हम हीटिंग रॉड से पानी गर्म करते हैं, उसी तरह ये सड़क जो बन रहा है वो हीटिंग रॉड की तरह काम कर रही है और आसपास के ग्लेशियर को तेजी से पिघला रही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में कहा जाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए, नौकरशाही लालच और रियल एस्टेट लॉबी के साथ साथ जरूरत से ज्यादा लालच हिमालय के जंगलों और नदियों और स्थानीय निवासियों के जीवन को नष्ट कर रहा है। पर्यावरण बनाम पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की निरंतर बहस में पहाड़ी क्षेत्रों की सभी पुरानी और विकट समस्याओं का एक बहुत ही सरल समाधान है विनियमन, मतलब कि रेगुलेशन। तो इसी में कहा जा रहा है कि बीईएसजेड में सड़कों को मध्यवर्ती सड़क चौड़ा तक उन्नत करना, जो पर्यावरणीय प्रभाव होगा वो न्यूनतम होगा, एकमात्र संभव और टिकाऊ समाधान है। इसमें कहा जा रहा है कि सड़कों को थोड़ा कम चौड़ा किया जाए, जिससे कि पर्यावरणीय प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। यदि सड़क की चौड़ाई कुछ मीटर कम करने से गंगा एकमात्र प्राचीन विस्तार और हिमालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, तो हमें योजना में संशोधन करने के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना चाहिए। हम जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के गंभीर और अप्रत्याशित प्रभाव के समय में रहते हैं, जिसके लिए अभी रोकथाम और संरक्षण की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी विकास तब तक कायम नहीं हो सकता है कि जब तक वह लाखों लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए मुख्य जीवन रेखा नष्ट करने में योगदान न करे, उसको संरक्षित करे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में रोहिंग्या शरणार्थी के जो बच्चे हैं वो अपराधी नहीं है। इसी के बारे में राइटर डिस्कस करती हैं कि जुलाई में, ठीक है, जम्मू में एक हिरासत केंद्र में एक रोहिंग्या शरणार्थी के जन्मे 5 महीने के बच्चे, मात्र 5 माह के बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई। और एक वायरल वीडियो में पुलिस को होल्डिंग सेंटर के एक छोटे से भीड़ भाड़ वाले इलाके में आंसू गैस छोड़ते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो उसी जगह पर शरणार्थी महिलाएं एवं बच्चे भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही विस्फोट होता है, कोई महिला की चीख निकल जाती है और बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं दहशत के मारे। ठीक है, तो वही बोला जाता है कि कठुआ एक स्थान है, वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वीकार किया कि आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल एक बंद जगह में किया जाना आदेश के अनुसार नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आंसू गैस से ही उस बच्चे की मौत हुई जो 5 माह का बच्चा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग कैदी या अपराधी नहीं है जिन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा जाता है। म्यांमार के रोहिंग्या दुनिया में सबसे ज्यादा प्रताड़ित लोगों में से एक है। ठीक है, वहीं 25 अगस्त को कहा जाता है कि उन्हें भागे हुए
6 साल हो गए हैं अपने घर छोड़ के रोहिंग्या लोग, जो म्यांमार से भाग के आए हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। तो वही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि 25 अगस्त को म्यांमार सेना द्वारा रखाइन राज्य में, ठीक है, यहाँ पे रखाइन राज्य में रोहिंग्या के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार का अभियान शुरू करने के कारण 6 साल पूरा हो गया। ये जो समय था उसका 6 साल पूरा हो गया जब रोहिंग्या पे अत्याचार हुआ था म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार सेना द्वारा। तो वही कहा जा रहा है अगस्त 2017 में शुरू हुई इस नरसंहार के हमलों के कारण 7,70,000 से अधिक रोहिंग्या भाग गए, ठीक है, जिसमें से लगभग 20,000 रोहिंग्या भारत में है। जम्मू कश्मीर के इस विशेष होल्डिंग सेंटर में जो पहले एक जेल था, यही राइटर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस विशेष होल्डिंग सेंटर में जो पहले से एक जेल थी, मार्च 2021 से महिलाओं और बच्चे सहित 250 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को वहां कैद कर दिया गया। उसमें से अधिकांश के पास, जबकि उसमें से जो अधिकांश रोहिंग्या हैं उसके पास यूएनएचसीआर कार्ड है, जिसे ये पता चलता है उनकी पहचान को सुरक्षा चाहने वाले शरणार्थी, मतलब कि वे केवल अपने जान की रक्षा करने के लिए अपने देश का बॉर्डर लांघे हैं, ठीक है, जिसके संरक्षित करने का अधिकार देता है। तो इसी में कहा जाता है, राइटर बहुत सारे यहाँ पे सवाल खड़े करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे जम्मू की घटना से कई परेशान करने वाले सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे शरणार्थियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, वे जेल जैसी सुविधाओं में क्यों रह रहे हैं, उनके आंदोलन को प्रतिबंधित क्यों किया गया। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि बच्चों को हिरासत केंद्रों में कैदियों के रूप में क्यों रखा जा रहा है। ये बेहद कमजोर आबादी के बच्चे हैं जिन्हें जातीय सफाया का डर, ठीक है, सता रहा है। विश्व स्तर पर हमारी उनकी सुरक्षा करने, उन्हें जीवित रखने और फलने फूलने में मदद करना चाहिए। उन्हें कैद न करें, उन पर आंसू गैस छोड़ो और उन्हें मारने के लिए छोड़ न दें। यही सवाल करते हैं राइटर। लेकिन यहाँ पे बहुत से सवाल ऐसे हैं जो रोहिंग्या जो हैं, जो विभिन्न कंट्रीज में, विभिन्न देशों में धर्म के नाम पे कितने जगह इन्वॉल्व रहे हैं आतंक फैलाने में। तो ये भी एक मुद्दा है। जब कोई एक ही व्यक्ति किसी कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है, इसी के लिए कोई भी देश डरता है कि कहीं हम उसका मदद कर रहे हैं और वो मेरे लिए ही नुकसानदायक ना हो जाए। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है कि बहुत से विदेशी नियम जो है रोहिंग्या लोगों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। जैसे जो बात भारतीय अधिकारियों को गैर जिम्मेदार और निडर तरीके से कार्य करने देती है, वह तथ्य यह है कि भारत के पास शरणार्थियों और शरण चाहने वाली कोई घरेलू कानून या सुसंगत नीति नहीं है, ठीक है, शरणार्थियों के सुरक्षा के लिए। तो यह 1951 शरणार्थियों कनेक्शन, यह 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और इसके 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और इसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है भारत। भारत जो है वो 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। तो विदेशी अधिनियम 1946 के तहत शरणार्थियों को अवैध प्रवासी के रूप में देखा जाता है। अन्य विदेशियों के साथ भी जोड़ दिया जाता है जो लोग आतंकित होते हैं या आतंकी कार्यों में संलिप्त होते हैं। तो यह अधिनियम विदेशियों के खिलाफ अनियंत्रित कार्रवाई करने का शक्ति प्रदान करता है और इसमें शरण चाहने वाले और शरणार्थियों जैसे कमजोर व्यक्तियों के लिए कोई नरमी का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के लिए कोई भी नरमी नहीं बरती जाती। इसका मतलब यह है कि यूएनएचसीआर की मान्यता के बावजूद भारत में पंजीकृत शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(e) और आपराधिक कारावास धारा 14(14)(a) और (b)(c) और निर्वासन धारा 3(2)(c) जैसे विदेशी अधिनियम के तहत प्रशासनिक हिरासत का खतरा है। ठीक है, भारत में ऐसा कोई अधिनियम जो है कि वो उसे पूर्णतः फलाए फुलाए। ठीक है, तो इस कारण सैकड़ों रोहिंग्या जो हैं शरणार्थी को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है। इसमें अपनी भी सुरक्षा जरूरी है। हमेशा कोई भी कंट्री कोई भी कानून बनाता है वो अपने राष्ट्र का हित सबसे पहले सोचता है। ठीक है, लेकिन इनका संरक्षण की आवश्यकता जेन्युइनली है, जिसमें से कई भारत की
जेलों और हिरासत केंद्रों में अनिश्चित काल तक बहुत से रोहिंग्या बंद हैं, जिसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन जगहों की चारदीवारी के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो एक लिमिटेड क्षेत्र में ही अभी तक अपना जीवन के काल में आए हैं, ठीक है। वो उसी क्षेत्र में फले फूले हैं, पैदा हुए हैं, बड़ा हो रहे हैं, तो उन्हें बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं पता है कि क्या होता है, नहीं होता है। यही कह रहे हैं कि थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए उन बच्चों के साथ जो रोहिंग्या के हैं। उनका क्या गलती है? तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें थोड़ा नरमी देकर उन्हें बाहर घूमने फिरने की इजाजत दी जाए। बस यही डर है ना कि अगर इजाजत दे दी जाती है और अगर किसी अपराध में ये लोग वृद्धि कर देते हैं, तो फिर इस इजाजत देने वाले अधिकारी या जो भी नियम है, फिर उसे समस्या हो जाएगी। तो इसलिए एक बैलेंस अप्रोच भी रखना जरूरी है। उन्हें एक निश्चित इजाजत देना चाहिए, लेकिन बहुत से पाबंदियों के साथ। यहाँ पे बाल अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का क्या रिपोर्ट है? तो यहाँ पे बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का क्या रिपोर्ट है? तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे बोला जाता है CRC, कमिटमेंट टू चिल्ड्रंस राइट, के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को जीवन, अस्तित्व और विकास का अंतर्निहित अधिकार है। भारत ने दिसंबर 1992 के CRC की पुष्टि की, इसलिए बच्चों को हिरासत सुविधाओं में रखना, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा गया है कि भारत इसको संरक्षित करेगा, ठीक है, बच्चों के अधिकारों को। तो इसलिए बच्चों को हिरासत सुविधाओं में रखना, उन्हें शिक्षा या किसी अन्य स्वतंत्रता तक पहुंचाने की स्वतंत्रता से वंचित करना, यह पूर्णतः उल्लंघन है CRC रिपोर्ट का, ठीक है। तो उसमें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की ओर देखने की जरूरत नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत के संविधान में ऑलरेडी निहित है, और जो आर्टिकल 21 है वो सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यह सही व्यक्तियों के लिए है, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है। अब देख लेते हैं, लगभग 500 रोहिंग्या शरणार्थी भारत भर के विभिन्न हिरासत केंद्रों और जेलों में बंद है। इनमें से कई बच्चे जो हैं नई दिल्ली में, यहाँ नई दिल्ली का भी एग्जांपल दिया जा रहा है, सराय रोहिला केंद्र में 4 से 5 बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं, जिसमें से अधिकांश बच्चे को बचपन से ही हिरासत में रखा गया है। वे बाहरी दुनिया के से पूर्णतः अवगत है, अनभिज्ञ है। केंद्र के सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कोई एक बच्चा है, एक खिड़की से वो बस बाहर देख रहा है कि कुछ बच्चे गंदी नालियों या आसपास के सड़कों पे खेल रहे हैं, परंतु वो खिड़की के पीछे होके बस देख रहा है, क्योंकि उसकी जो पहचान है वो उस बच्चे का और कोई पहचान की गलती नहीं है, बस वो रोहिंग्या शरणार्थी का बच्चा है। इसी के लिए उसे इन चीजों से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें खुले में घूमने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें खुले में घूमने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें खेलने या बाहर रहने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जबकि कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ हिरासत केंद्रों और जेल में रह रहे हैं और अन्य को किशोर न्याय अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया है और किशोर न्याय घरों में भेज दिया गया है। तो भारत का किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 उन बच्चों के लिए जो कानून का उल्लंघन करते, तो यहाँ पे ही राइटर कहते हैं कि जो बच्चे पहले माता पिता के साथ तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बच्चों को माता पिता से अलग करके उनको किशोर न्यायालय में भेज दिया गया है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहां तो जो सुधार गृह होता है, वहां जो बच्चे अपराधी होते हैं उन्हें भेजा जाता है। ये तो अपराध किए नहीं है, ये तो बस इनका अपराध यही है कि रोहिंग्या शरणार्थी के ये बच्चे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों के लिए कानून का उल्लंघन है। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने के बाद सुरक्षा की तलाश करने के लिए वो भारत में आए हैं। उनके साथ कुछ और जैसा व्यवहार करना घोर अन्याय है, क्योंकि वो खुद ही अपने परिस्थितियों से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। तो दिशा निर्देश का क्या पालन करने की बात की गई है? तो यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में हिरासत केंद्र में किसी अन्य रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे की मृत्यु न हो और शरणार्थी बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए जो उनके जीवन और विकास के अधिकार को बरकरार रखे, ठीक है। और यह जरूरी है कि सभी रोहिंग्या बच्चों को उसकी प्राथमिक देखभाल करने को तुरंत नजरबंदी से रिहा किया जाए।
यहाँ पे ये दिशा निर्देश का पालन करने की बात की जा रही है। अन्य सभी रोहिंग्या के लिए अधिकारियों को शरणार्थियों की हिरासत और उपचार पर भारत सरकार के आंतरिक दिशा निर्देश 2011 का पालन करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि उन्हें स्थानीय शर्तों के साथ बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने के अधीन 6 महीने के भीतर हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। जमानत, अच्छा व्यवहार और हर महीने पुलिस को रिपोर्ट देना चाहिए। जो रोहिंग्या कहीं भी रह रहे हैं, हर महीने अपना आके पुलिस को हाजिरी दें, तो वो बाहर भी रह सकते हैं और उससे कोई समस्या भी नहीं होगा। और इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त और उच्च आयुक्त के कार्यालय के साथ मिलकर एक लोकपाल नियुक्त करने की बात की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से कुछ अधिकारी और से मिलाकर एक लोकायुक्त को नियुक्त किया जाए, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका एकमात्र जिम्मेदारी हो भारत में शरणार्थी हिरासत केंद्रों की जांच करना। ठीक है, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। तो अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें एक आर्टिकल आया है, एक छोटा सा आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है कि विदेशी बैंकों को शामिल करने के लिए एक विनिमय विधेयक लाया गया है लोकसभा में। ठीक है, विनिमय विनियमन विधेयक, जो ये 1973 में ही लाया गया था। तो इसी को थोड़ा सा कुछ चीजों को, जैसे कि क्लॉज 28 हो गया, इसी तरह का कुछ क्लॉज को बस संशोधित किया गया है, जिससे कि जो विदेशी हैं वो जितने भी आयकर का चोरी कर लेते हैं उससे सुरक्षा मिल सके। यहाँ पे लोकसभा में कहा गया कि विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक जो विदेशी बैंकों पर भी लागू होगा, अन्य विदेशी कंपनियों की तरह नहीं, बल्कि जहां तक विदेशी मुद्रा संचालन का सवाल है, विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए जिसके बाद में सदन ने पारित कर दिया, श्री चौहान ने कहा था, वो उस समय कहा था 1973 में, ठीक है, कि राष्ट्रीयकृत बैंक, श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक है वो विदेशी मुद्रा कारोबार में मात्र 30% ही कार्य करती है, मतलब कि 30% ही इन्वॉल्व रहती है जो हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे आरबीआई। तो उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों द्वारा आयकर की चोरी यही मेन मामला है, पर आरबीआई बैंक और आयकर विभाग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और इसी में कुछ संशोधन किया जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य भुगतान, पेमेंट, विदेशी मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा में पेमेंट होता है, प्रतिभूतियों, शेयर्स में लेन देन, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा को प्रभावित करने वाले लेन देन और विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण और उसके हितों में उचित उपयोग के लिए मुद्रा और सराफा के आयात और निर्यात को विनियमित करने वाले कानून को मजबूत करता है। तो देश का आर्थिक विकास सदन ने विधेयक के 28 खंड में 7 आधिकारिक, यहाँ पे यही कह रहा है, 7 आधिकारिक संशोधन को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरबीआई की अनुमति के बिना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विचार के लिए किसी भी ट्रेडमार्क के उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित किया जाता है। और अन्य सभी विपक्ष और कांग्रेस के संशोधन या तो सदन द्वारा वापस ले लिए गए या अस्वीकार कर गए। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष वाले लोग तो ऐसे भी माइनॉरिटी में हैं, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो वे कहें या तो संशोधन किया जाए या तो अस्वीकार कर दिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं माना गया और इसमें संशोधन किया गया। अब एक और अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है राइटर का, ठीक है, इसमें एकदम ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निवेश में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें डिजिटल जोखिम की जो बारीकियां हैं उसे हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि निरंतर जो समय बदलता जा रहा है, पहले जिस व्यक्ति के पास एक बेसिक फोन नहीं था, जो लैंडलाइन नहीं था, फिर धीरे धीरे मोबाइल आया वो एंटीना वाला, उसके बाद धीरे धीरे छोटा मोबाइल आया, अब तो बिना मोबाइल के भी बात हो जाती है, घड़ी में भी मोबाइल आ गया, ठीक है। तो जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर एक चीज का। पहले हम लोग पैसे यूज करते थे, बैंक में जाते थे, वहां मिलते थे लोगों से, तो व्यवहार बातचीत होती थी, उसी से पता चलता था। अब तो है कि सिर्फ ऑनलाइन अकाउंट खुलवा लिए, कौन है ये किसी को पता नहीं है, उसमें बैंक में पैसे डाल दिए जा रहे हैं, पासवर्ड एक डाल देता है बैंक, जो देता है हमें एक अधिकृत पासवर्ड ईमेल से, उसी के द्वारा हम लेन देन कर रहे हैं और कोई भी नहीं जानता है वो कौन सा व्यक्ति है। तो इससे क्या होता है ना कि मानवीय जो संबंध है, जो उसकी पहचान है, उसको अच्छे से
खंगाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में राइटर कहते हैं कि कुछ दशक पहले डिजिटल जोखिम पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले जो डिजिटल जो समस्याएं आ जा रही है वो मुख्य जोखिम नहीं था, जबकि मैं वित्तीय योजनाकार के रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तो लेख की शुरुआत में इसका उल्लेख करने का कारण यह है कि जैसे जैसे समय बदलेगा नए जोखिम सामने आएंगे, ठीक है। जैसे आज हम किसी वायरस के लिए एक नया फायरवॉल बना देते हैं, लेकिन वो उसका तोड़ निकालने के लिए उसमें भी कुछ चेंजेस कर देते हैं, उसका वर्जन चेंज कर देते हैं और वो मेरे फायरवॉल में घुस जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि निरंतर अपडेशन जब हो रहा है समय के साथ, तो नई नई जोखिमें भी सामने आती है, जिसके अलावा कुछ जोखिम जो अस्तित्व में थे या वर्तमान में प्रचलित हैं अप्रासंगिक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पिछले जोखिम थे वो अप्रासंगिक हो सकते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में हमारी अधिक से अधिक संपत्ति जो है वो डिजिटल माध्यम में रखी जा रही है। वे उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड आदि द्वारा सुरक्षित होते हैं। वहीं वर्तमान में हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां डिजिटल खाते को हैक करना एक प्रचलन सा बन गया है। लगातार आते रहते हैं बहुत सारे जो न्यूज आते हैं, कभी इस देश में चोरी हो गया, हमारे ही पेपर, लोकल पेपर ही देखिए, कभी यहाँ टेम्परिंग हो गया, कभी किसी के, अभी हाल में ही एक मेरा फ्रेंड है, उसका डेबिट कार्ड नहीं था, वो क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड से उसका एक लिंक पे दबाया और 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। तो ये एक प्रचलन बनता जा रहा है। तो ये अस्थायी है, ठीक है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, अप्रचलित है। ये आने वाले समय में ये पीछे हो जाएगा, क्योंकि लोग इसको इतना अपग्रेड कर देंगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी और नई समस्याएं आ जाएगी। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कई साल पहले जब मैंने अपना पहला चेक लिखा था, मतलब कि एक बैंक का चेकबुक, तो मेरे पिता ने मुझे यह सुनिश्चित करने की तकनीक सिखाई कि चेक में कोई हेरा फेरी न हो। ये वो साल थे जब नॉन एमआरआई, ठीक है, नॉन यह वह समय था जब नॉन MICR चेक थे, ठीक है, जिसमें पूरा प्रिंटेड नहीं रहता था, अकाउंट नंबर और सारा चीज उसमें लिखना रहता था। तो शहर के बाहर जहां किसी संस्था का बैंक खाता है, जारी किया गया चेक क्लियर होने में 2 से 3 हफ्ते लगते थे। वो जो पहले अभी भी बैंक में होते हैं, एक देखिएगा बॉक्स टाइप का बना रहता है, उसमें जाइए जमा कीजिए, तो अब तो एक दिन में ही क्लियरेंस हो जाता है, 2 दिन में ही क्लियरेंस हो जाता है। तो इसे वर्तमान पीढ़ी नहीं समझ सकती है। तो यही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। हालांकि उन्हें उन दिनों और प्रणालियों के बारे में जानने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उन्हें बैंकिंग और अन्य वित्तीय प्रणालियों के विकास को समझने में भी मदद मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, वो निरंतर परिवर्तित करता रहेगा, ठीक है। और हमें अपने पीछे की गलतियों से सीखना होगा, जिससे कि आगे दोबारा ये गलती नहीं हो। नहीं तो हम पिछले जो हमारे पूर्वज थे वो कुछ गलती करके सीखें, कोई नई चीज, नया कला, और उसके बाद हम भी वही गलती करके फिर से सीख रहे हैं, तो फिर जो उन्होंने वक्त बर्बाद किया उसका हमने लाभ नहीं उठाया। इसी के लिए राइटर कह रहे हैं कि जो हमने गलतियां की उससे सीखना चाहिए। डिजिटल जोखिम से खुद को बचाने के लिए RBI चेतावनी जारी करता रहता है और जागरूकता अभियान करता रहता है। अमिताभ बच्चन जी लगातार एड्स देते रहते हैं। यहाँ तक कि सेबी भी साइबर जोखिम और खुद को सुरक्षित रखने के नए नए तरीकों का अभियान चलाती रहती है। वहीं डिजिटल जोखिम एक अज्ञात संस्था द्वारा हमारी संपत्ति के लिए खतरे के बारे में है, जो हमारी तरह काम करती है, हमारी संपत्तियों तक पहुंचती है और यहाँ तक कि उन्हें हड़प भी लेती है। बहुत से ऐसे हो रहे हैं मामले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान तकनीक के अनुसार हम अपने उपयोगकर्ता के, जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर है, उसका सिर्फ आइडेंटिटी होता है, उसका नाम और पासवर्ड से पहचान जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक निवेशक को व्यक्तिगत रूप से बैंक जाना पड़ता था, शाखा के अधिकारी से खाता धारक को उसकी शारीरिक विशेषता से जान सकते थे, जिसमें वास्तविक मानवीय तत्व शामिल थे। आज यह तत्व बहुत हद तक लुप्त हो गया है। इरादा किसी व्यवस्था की सराहना या आलोचना करने का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जल्द ही हमारी जो मुद्राएं हैं वो भी डिजिटल हो जाएगी, अधिक विकसित अभी हो ही गई है। बहुत सी मुद्राएं जैसे हम लोग फोन पे और भी विभिन्न प्रकार के जो यूज कर रहे हैं हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए QR कोड से,
तो ये सारे यूपीआई जो आ गए हैं, तो ये एक तरह से डिजिटल ही तो है, ठीक है। और अब तो इंडिया का ई रुपीज भी लॉन्च हो चुका है, तो ये सारे डिजिटलाइजेशन हो ही रहे हैं। अधिक विकसित डिजिटल वॉलेट हो गए हैं, हमारे दस्तावेज और स्वामित्व के अनेक महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण जो है वो डिजिटली रूप में हो गए हैं। अचल संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज हमारे पास पहले से ही, हमारे अधिकांश बैंकिंग परिसंपत्तियों का स्वामित्व डिजिटल प्रारूप में है। सावधि जमा रसीद ये भी अब डिजिटलाइज हो रहा है। वहीं पूंजी बाजार की संपत्तियां जैसे इक्विटी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सारी चीजें, ये जितनी चीजें हैं ना, अगर ना समझ में आए तो प्लीज गूगल किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत करेंगे नहीं ना, जब तक चीजें पूर्णतः समझ में ही नहीं आएगी। बुनियादी संपत्तियां जैसे कि सोना, धीरे धीरे डिजिटल माध्यम में भी, अब तो गोल्ड के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। गोल्ड पे लोन मिल रहा है, बीमा पॉलिसियां अब डिजिटलाइज हो रही है। ऐसे असंख्य, बहुत है, असीमित जो लिस्ट है, बहुत से लिस्ट है जो डिजिटलाइज हो रही है वर्तमान समय में। तो चूंकि मनुष्य और उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दो अलग अलग संस्था है, इसलिए पहचान की चोरी की स्थिति बन जाती है। कोई भी संस्था जिसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड तक पहुंच मिलती है, वह हमारे होने का दिखावा करने लगता है। जिसे भी, जैसे हम कोई यूजर है, अगर मेरा कोई आईडी पासवर्ड जान जाता है, तो वो हम ही हैं, इसको वो वेरीफाई करा देता है कि वो हम ही निकाल रहे हैं। तो यही कह रहा है कि जिसके पास आईडी पासवर्ड मिल जाता है, वो हमारे होने का दिखावा करके हमारे डिजिटल संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ करता है या उसे लूट लेता है, ठीक है। तो यहीं पे कहा जाता है बायोमेट्रिक की ओर। धीरे धीरे हम समस्याओं के समाधान के लिए बायोमेट्रिक समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि सभी बायोमेट्रिक को डिजिटल माध्यम में कैप्चर और संग्रहित किया जाता है। क्या उनके साथ छेड़छाड़ या हैक किया जा सकता है? केवल समय ही बताएगा। एकदम किया जा सकता है। कोई भी चीज जो अपडेट होती है उसे हैक किया जा सकता है, जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। तो पिछले सप्ताह एक ग्राहक की वसीयत के मसौदे पर चर्चा करते समय मैं अपनी टीम के साथ एक बिंदु जोड़ना चाहता था कि मेरा तर्क यह था कि डिजिटल संपत्तियों के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड कौन प्राप्त करेगा। जब मैंने बिरादरी को जब कानूनी चीजों को खंगाला, मतलब चेक किया, तो जांच की, तो पता चला, तो युवा वकील समस्या को समझ सके। तो बहुत वरिष्ठ और बुजुर्ग वकीलों ने मेरी दलील को तुरंत ही खारिज कर दिया, कि इन्होंने जो पूछा कि जो उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड कौन प्राप्त करेगा, इससे कैसे पता चलेगा कि ये जो नाम और पासवर्ड है हमेशा उपयोगकर्ता के पास ही सुनिश्चित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इस पे जो बड़े वकील थे वो दलील ही खारिज कर दिए। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर भी एक ऐसी ही स्थिति बनती है। मान लीजिए कि मेरी संपत्ति भारत में नहीं रहने वाली किसी इकाई के स्वामित्व वाला क्लाउड पर डिजिटल रूप से रखी गई। आजकल तो वर्चुअली भी खरीदा जा रहा है जमीन, ये आप लोग को पता ही होगा, मेटा वर्ल्ड। तो उस स्थिति में भले ही कोई वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी अधिकार प्रदान करती हो, क्या वह इकाई वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी स्वीकार करेगी? यहाँ पे यही सवाल किया जा रहा है कि जब क्लाउड्स का डिजिटलाइजेशन है और हर एक चीज उस तरह से बनाई जा रही है, तो यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो भी तो निरंतर चेंज हो सकती है। कोई मेरा भी तो आइडेंटिटी यूज करके और पावर ऑफ अटॉर्नी यूज कर सकता है। तो संपत्ति के मामले में मैं एक से अधिक व्यक्तियों को वसीयत करने का निर्णय लेता हूं, तो यूएसआर जो यूजर होता है, तो यूजर और पासवर्ड तक पहुंच किसे मिलेगी? यदि मेरी संपत्ति बायोमेट्रिक द्वारा संरक्षित प्रारूप में रखी जाए, तो लाभार्थी अंतर्निहित परिसंपत्तियों तक कैसे पहुंच सकते हैं यदि वे एक से अधिक हो? ठीक है, यही कहा जा रहा है कि जो बायोमेट्रिक है इसका उपयोग करने से बहुत हद तक जो अपराध हैं, डिजिटली अपराध, वो कम हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी टेम्परिंग की गुंजाइश है। तो मौजूदा कानूनी व्यवस्था इन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। कानूनी जो समझ है, अनेक प्रकार के कानूनी नियम है और प्रौद्योगिकी विधियों को पहले चिंताओं को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये वास्तविक चिंताएं हैं जो इन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद ही समाधान पहले हम मानेंगे कि ये सवाल बन सकता है, तभी तो उसका हम उत्तर देंगे। सबसे पहली बात, उसे इस बारे में सोचना होगा, वो सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। तो जोखिम पर चर्चा के अपने विषय पर वापस आते हुए हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि कोई भी निवेश जोखिम मुक्त नहीं है। हमें निवेश पर रिटर्न मिलने का मुख्य कारण यह है कि हम जोखिम लेते हैं। आइए पहले, सही बात है, जैसे कि हम लोग जो गवर्नमेंट शेयर्स लेते हैं उसमें हमें
कम इंटरेस्ट मिलता है, कम प्रॉफिट मिलता है। वहीं जो ज्यादा वोलाटाइल है शेयर्स, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मेनली जो हमें रिटर्न मिलता है वो जोखिम पे ही मिलता है, जोखिम के एनालिसिस से ही मिलता है। तो आइए पहले इस वास्तविकता को स्वीकार करने का शुरुआत करें और फिर स्वीकार करें कि नए जोखिम सामने आएंगे और पहले के जोखिम समाप्त हो सकते हैं। तो जोखिम और रिटर्न एक ही सिक्के के दो ही पहलू हैं, दो पहलू हैं, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जोखिम और रिटर्न। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और जो भी समस्या हो प्लीज मुझे कमेंट करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को कोई समस्या है या नहीं। उसी अनुसार से कुछ चीजें मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।